हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, हम लोग आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। ये आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 14 है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स, देखिए स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। स्टैटिस्टिक्स को हमने लिखा है कि हम लोग इसे डिफाइन करते हैं एज द साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। यानी कि देखिए, आप अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजों के अक्रॉस आते हैं जहां पर कि आपको डेटा को कलेक्ट करना, एनालाइज करना, उसको इंटरप्रेट करना, इन चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, हमारे कंट्री में इलेक्शंस होते हैं। उस इलेक्शन के लिए जो भी लोग वोट देते हैं उनके वोटर आईडी कार्ड बनते हैं, राइट। तो पूरा डेटा जो है, कौन कौन से वोटर्स हैं, कौन कौन से वोटर्स किस एरिया में रहते हैं, ठीक है, इन सब का जो डेटा है वो कलेक्ट करना पड़ता है इलेक्शन कमीशन को, राइट। उसी तरीके से आप अपने जब सीबीएसई का एग्जाम जब आप देंगे, बोर्ड का एग्जाम देंगे, तो बोर्ड से आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। उस एडमिट कार्ड के लिए सीबीएसई को आपके डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर उसको इंटरप्रेट किया जाएगा, उसको स्टडी किया जाएगा। तो ये जो साइंस है जहां पर कि हम एक डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको किसी फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है भाई, इस तरीके से डेटा है। फिर उस डेटा को हम लोग एनालाइज करते हैं कि अच्छा इन चीजों में इस तरीके से है ये सारी चीजें, और फिर उसको हम लोग इंटरप्रेट करते हैं और एक फाइनल फॉर्म देते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो डेटा जो है, डेटा जो आपके पास मिल सकता है, आपके पास जो डेटा हो सकता है, वो डेटा दो तरीके के डेटा होते हैं। एक होता है डेटा जो कि आपका प्राइमरी होता है, प्राइमरी डेटा। एक होता है डेटा जो कि आपके पास सेकेंडरी डेटा होता है। प्राइमरी डेटा क्या होता है? ऐसे डेटा जो कि आप अपने जरूरत के हिसाब से खुद कलेक्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे डेटा जो कि आप अपने जरूरत के हिसाब से खुद कलेक्ट करते हैं। जैसे गवर्नमेंट जो है बच्चों, वो हर 10 साल में कंट्री के पॉपुलेशन के लिए एक जनगणना कराती है ना। तो वो गवर्नमेंट खुद उस डेटा को कलेक्ट करती है। उस डेटा को हम लोग कहते हैं प्राइमरी डेटा। वहीं दूसरा डेटा होता है आपका सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा वो डेटा है जो कि आप किसी दूसरे से ऑब्टेन करते हैं अपने काम के लिए, अपने पर्पस के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर सपोज करें कि किसी भी एक एरिया का जो रिकॉर्ड है लोगों के, वोटर्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह, वो जो वो इलेक्शन कमीशन के पास होते हैं, राइट। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो किसी तरीके से नंबर्स जो हैं, उस एरिया के जो नंबर्स हैं, वोटर कौन कौन से हैं, उनके डिटेल्स जो है वो कहीं से निकालते, एक्सट्रैक्ट करते, तो उसके लिए सेकेंडरी डेटा हो गया। तो डेटा जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। और कोई भी डेटा अगर आपको दे दिया जाए तो जाहिर सी बात है आप उस डेटा को अरेंज करके रखना चाहेंगे। अब ऐसे ही तो डेटा बस पड़ा रहे ऐसा तो नहीं होता ना। सपोज करिए जैसे कि अगर आपको 10 घरों में जाकर एक डेटा आपको दिया गया है और आपको 10 घरों में जाकर और जानना है कि जो डेटा आपको दे रखा है उस डेटा के सारे नाम के लोग वहां रहते हैं या नहीं, या कोई मिसिंग तो नहीं है। तो उस केस में आप क्या चाहेंगे कि पहले घर का सारा डेटा जो है, सारे नाम जो हो इकट्ठे एक जगह हो, दूसरे घर का सारा नाम जो इकट्ठे एक जगह हो। तो डेटा जो है उसे हम लोगों को अरेंज करना होता है। तो डेटा को अरेंज किस तरीके से करते हैं? अलग अलग जरूरतों के हिसाब से अलग अलग तरीके से आप डेटा को अरेंज कर सकते हैं। डेटा को आप सीरियल ऑर्डर में या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। जैसे आपके क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो आपके अटेंडेंस रजिस्टर में उन 50 बच्चों का डेटा है और उन सारे बच्चों को वहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनका नाम जो है वो लिखा होता है, राइट। आप सीरियल ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, ये पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से। आप उस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं और आप उस डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से हम लोग सीरियल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करते हैं, उसको जरा हम लोग समझते हैं अब। उसके बाद फिर उन डेटास को कलेक्ट करने में क्या कठिनाई होती है
और उसको आसान करने के लिए हम लोग अलग अलग फॉर्मेट्स में डेटा को हम लोग कलेक्ट करेंगे, उसको अरेंज करेंगे, उन सारी चीजों को हम लोग सीखेंगे इसको। ठीक है बच्चों, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर ये जो 3 तरीके से हमने डेटा को अरेंज किया, इनफैक्ट एक तरीका आपके 4 तरीके, सीरियल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें आपको एक डेटा देता हूं, उसको हम लोग कलेक्ट करेंगे, अरेंज करेंगे उस हिसाब से। ठीक है, इसको नोट कर लें आप पहले। चलिए बच्चों, हम लोग डेटा को अरेंज करना सीखते हैं। एक सपोज करिए कि एक क्लास है, आपके क्लास में मान लेते हैं कि 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और उन 20 स्टूडेंट्स का मैथ्स का टेस्ट होता है, जहां 50 नंबर का मैथ्स का टेस्ट था, और हर स्टूडेंट के पेपर को चेक किया गया, हर स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली कुछ ना कुछ मार्क्स मिले। अब मार्क्स जो है वो इस तरीके से है 1, 7, 42, 11, 19, 38 एंड सो ऑन। ठीक है, आपको ना इस डेटा को अरेंज करना है। ऑलराइट, तो कैसे अरेंज करेंगे? पहला अरेंजमेंट जो है वो है सीरियल ऑर्डर में। कैसे बच्चों? सीरियल ऑर्डर में। अब देखिए यहां अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो नहीं हो सकता है, ठीक है, अल्फाबेट्स यहां पर है नहीं, तो सीरियल ऑर्डर में कैसे है? तो सीरियल पहले दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, फिर हो जाएगा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ये आपने सीरियल बना दिया। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद जो पहला स्टूडेंट था उसके आए 1 मार्क्स। ठीक है, ये आपका है सीरियल नंबर और ये है मार्क्स। फिर ये आपका है सीरियल नंबर और यहां पर आप लिखेंगे मार्क्स। क्लियर है बात? अच्छा, पहले स्टूडेंट को 1, फिर 7, 42, फिर 11, 19, फिर 38, फिर 32, फिर 37, फिर 1, फिर 19, ठीक है, फिर 39। अगले स्टूडेंट को कितना है बच्चों? 11 स्टूडेंट को 39। देखते चलिएगा। ठीक है, मैंने ऐसे लिखा है 1, 7, 42, 11, फिर 19, 38, 32, 37, 1, 19, उसको 39, फिर 32, 32 के बाद बच्चों 11 है, 11 के बाद 14, 37, 32, 14, 37, 32, फिर है 29, 39, 29, 39, उसके बाद फिर है 2 और 5। ये हो गया 2 और ये हो गया 5। ये सीरियल ऑर्डर में हमने इसको अरेंज किया है बच्चों। ठीक है, अच्छा, उसी तरीके से अगर आपसे कहता है कि भाई असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, नेक्स्ट जो तरीका है वो क्या है? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे डेटा को अरेंज करेंगे इसको जरा समझते हैं। असेंडिंग का मतलब कि सबसे पहले हम लोग जो सबसे मिनिमम मार्क्स है उसको लिखेंगे और फिर धीरे धीरे मार्क्स को बढ़ाते बढ़ाते मैक्सिमम मार्क्स तक जाएंगे। तो देखिए सबसे कम मार्क्स तो 1 आया है बच्चों। ठीक है, तो 1, फिर एक और बच्चा है उसको भी 1 आ रखा है तो 1। ठीक है, और किसी को 1 तो नहीं आया है। ठीक है, उसके बाद फिर एक बच्चा जैसे 2 आया है, और किसी बच्चे को 2 आया है? नहीं आया है। फिर उसके बाद मुझे दिख रहा है 5, 2 के बाद क्या बच्चों? 5, और किसी बच्चे को 5 नहीं, एक को 7 आ रखा है लेकिन 5 किसी का नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद हो गया आपका 7। आपको इस तरीके से ढूंढना है 7। क्लियर है? उसके बाद फिर 11 दिख रहा है, 11 से कम कोई है? 11 से कम कोई नहीं है, और 2 बच्चों को 11 मार्क्स आया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 11, 11, 7 बच्चों का हो चुका है अभी तक। अच्छा, उसके बाद एक 19 मुझे दिख रहा है बच्चों। 19 से कम देखिए कोई नंबर अगर हो तो 14, तो अगला है 14,
फिर 19 देखिए एक बच्चे को और एक दो बच्चों को 19 आया, तो ये हो गया आपका 19,19। ठीक है। उसके बाद 19 के बाद 29 तो दिख रहा है, ये सब 30s में है, और इधर आपका ये सब भी 30s में, तो एक तो 29 हो गया आपका। ठीक है, 29 के बाद मुझे 32 दिख रहा है। क्या 32 से कम और कोई नंबर है बच्चों? देखिएगा 32 से कम नहीं है, 32 है, 1 2 और 3, 3 बार 32 है, तो ये हो जाएगा 32,32,32। कितने नंबर हुए गिनिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 6 नंबर और बाकी है। 32 के बाद मुझे 37 दिख रहा है, 39 उससे ज्यादा है, ये 37, हाँ 37, और एक ये 37, दो बार 37, तो 14 और 2 16 नंबर्स हो गए। ठीक है। 37 के बाद बच्चों ये देखिए 38 है, 16 एंड 1 17 नंबर हो गए। 38 के देखिए 39 है, 1 2, ठीक है, 17 18 19, और फिर ये सबसे ज्यादा आपके 42 है। क्लियर है बच्चों? ये इस तरीके से हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने से फायदा क्या हुआ, हमें स्कोर का जो रेंज है वो पूरा रेंज पता चल गया कि मिनिमम 1 से लेकर मैक्सिमम 42 मार्क्स आए। जो टॉपर है वो 42 है, और जो सबसे कम मार्क्स आए हैं वो 1 नंबर है। अगर सपोज करो तो मैं कहता हूं कि 50 नंबर में से अगर मैं कह दूं कि 20 नंबर जो है वो पासिंग मार्क्स है, तो हम कह सकते हैं फिर कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चे जो है फेल कर गए। ठीक है। अगर मैं कह दूं कि 35 से ज्यादा मार्क्स जिन बच्चों के आए हैं उन बच्चों को सपोज करिए कुछ गिफ्ट मिलेगा, तो 35 से ज्यादा कितने बच्चों को? 1 2 3 4 5 6 बच्चों को है। ये सारी चीजें जो देखने में आपको आसानी हो जाती है जब आप असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को लिखते हैं। उसी तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर में? असेंडिंग का ठीक उल्टा, हम लोग यहां शुरू करेंगे 42, 39, फिर एक बार और 39 है, फिर 38 है, फिर 37 दो बार है बच्चों, फिर 32 3 बार है, उसके बाद 29 है, फिर 19 दो बार है, फिर 14 है, ठीक है, उसके बाद फिर 11 दो बार है, उसके बाद फिर 7 है, फिर 5 है, फिर 2 है, फिर दो बार 1। ठीक है। जो चीजें हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में देख सकते हैं वो सारी चीजें हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी देख सकते हैं। लेकिन अगर सपोज करिए तो 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स थे तब इसको करना आसान हो गया, लेकिन वहीं अगर पूरे क्लास 9th में आपके स्कूल में अगर 6 सेक्शंस हैं और हर सेक्शन में मान लीजिए कि अगर 45 स्टूडेंट्स हैं ऑन एन एवरेज, तो आप यूं समझ लीजिए 6 सेक्शन में 270 स्टूडेंट्स होंगे। अब 270 स्टूडेंट का इस तरीके से डेटा निकालना, पूरा 270 नंबर फाइंड करके देखना ये कौन सा नंबर कितना ज्यादा है कितना कम है, ये करना बच्चों बहुत टीडियस वर्क हो सकता है, बहुत टाइम टेकिंग वर्क हो सकता है। तो इसीलिए जब डेटा बहुत ज्यादा हो, ठीक है, जब डेटा के नंबर्स बहुत ज्यादा हो तो उस केस में हम लोग ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना नहीं पसंद करते हैं, बल्कि एक और मतलब अलग अलग तरीके हैं जिससे हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसको हम लोग सीखते हैं। पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। तो बच्चों जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है कि अगर डेटा ज्यादा हो तो उसको सीरियल ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसीलिए हम लोग एक टेबल के फॉर्म में अब डेटा को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं डेटा को। ठीक है, इसलिए इस टॉपिक का नाम है टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और उसमें एक क्लास के 30 स्टूडेंट्स का टेस्ट का मार्क्स जो लिखा हुआ है आउट ऑफ 50। ठीक है, तो 50 नंबर का टेस्ट था, 30 स्टूडेंट क्लास में थे, उन्होंने टेस्ट दिया
और उनके देखिए स्कोर्स इस तरीके से दे रखे हैं। ठीक है, इसको मुझे टेब्यूलेट करना है, यानी एक टेबल के फॉर्म में लिखना है, टेब्यूलर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो किस तरीके से हम लिखेंगे इसको जरा समझिएगा। देखिए इसमें मैं ना एक कॉलम बनाने जा रहा हूं। ये जो कॉलम, पहला कॉलम जो है, इसमें क्या दे रखा है बच्चों, ये हमें मार्क्स दे रखा है। तो जिस चीज के बारे में हमें डेटा कलेक्ट करना है उसको मैं पहले वाले कॉलम में लिख रहा हूं। ठीक है, पहले वाले कॉलम में मैंने क्या लिखा है बच्चों, पहले वाले कॉलम में मैंने मार्क्स लिखा है। उसके बाद दूसरे वाले कॉलम में मैं टैली मार्क्स लिख रहा हूं। ये समझिएगा सारी चीजें क्या है, एक एक करके टैली मार्क्स। और तीसरे वाले में हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे। अब जरा देखते हैं सबसे कम मार्क्स किस स्टूडेंट को आया है। सबसे कम मार्क्स कौन से स्टूडेंट को आया है वो हम लोग देखते हैं। समझिए कैसे लिखना है इसको। सबसे कम मार्क्स देखिए एक नंबर सबसे कम मार्क्स है, राइट। ये एक बच्चे को आया है और एक ये दूसरा बच्चा, तो एक तो 1 मार्क्स 1। ठीक है, इसका डेटा हमें कलेक्ट करना है। उससे 1 से ज्यादा क्या है, एक 5 तो दिख रहा है मुझे। 5 से कम बच्चों नहीं है। 5 एक तो ये है और एक तो ये है। तो 1 मार्क्स के बाद 2, 3, 4 किसी को नहीं आया है, इसलिए उसका डेटा हमें नहीं चाहिए। तो 5 का डेटा हमें चाहिए, वो हमने लिख लिया। 5 के बाद सबसे कम क्या है, 12 है, नहीं 8 है, और 8 से कम किसी को नहीं। ठीक है, तो एक तो 8 हो गया बच्चों, 158 हमारा हो गया। उसके बाद फिर देखिए कब 10 मुझे दिख रहा है, 10 से कम किसी के नहीं, यानी 10 हो गया एक। ओके, नेक्स्ट 10 से ज्यादा 12 मुझे दिख रहा है। एक तो ये 12 हो गया, एक बार 12 आ गया, उसके बाद फिर ये दूसरी बार 12 आ गया, और उसके बाद फिर ये तीसरी बार 12, चौथी बार 12 आ गया बच्चों। ठीक है, 1 कितनी बार है, 1 2 बार आया है। तो देखिए टैली करने का क्या तरीका होता है, ऐसे 2 लाइन खींचेंगे, वर्टिकल लाइन 2 बार। ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद फिर 5 कितनी बार आया था, 5 देखिए एक बार और एक 2 बार 5 आया था, तो 2 के लिए इस तरीके से हम लोग लाइन खींचेंगे। 8 की अगर हम बात करें तो 8 हमें सिर्फ एक ही बार मिला है, ये 8 मिला है बस। ठीक है, तो 8 के लिए हम सिर्फ एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेगा, जितनी बार मिल रहा है उतने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। 10 हमें सिर्फ ये 10 मिला है, 10 भी एक ही बार मिला है, इसलिए ये एक वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। और 12 कितनी बार मिला है, तो ये एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो 4 बार हम लोग इस तरीके से 1 2 3 4 लाइन हम ड्रॉ करेंगे। कितने फाइंड कर चुके हैं, 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 10 हमने अंडरलाइन किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, अब 12 से ज्यादा कौन सा नंबर है बच्चों, 12 से ठीक ज्यादा नंबर, एक तो 19 दिख रहा है मुझे, नहीं 17 है। 17 से कम कोई नंबर नहीं दिख रहा, राइट। 17 से कम कोई नंबर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो 17 एक बार, 2 बार, 3 बार, और कहीं 17 है और कहीं 17 हमें नहीं दिख रहा है। तो बच्चों 17 अगला नंबर हो गया, और 17 3 बार हमें मिला है, तो 3 लाइन इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद 17 से बड़ा नंबर 19 है, यहां पर 19 एक बार है, 19 2 बार है, 19 3 बार है, और तो 19 नहीं है। ठीक है, तो 19 भी हमारा 3 बार है। आज हम लोग सीख लेते हैं हर तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट करना, अगले लेक्चर में हम लोग इसके सवाल करेंगे। ठीक है, लेकिन जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक सवाल नहीं कर सकते आप। चलिए 19 हो गया हमारा, फिर 21 देखिए, 21 एक बार, 2 बार और 3 बार, 4 बार, 4 बार 21 है बच्चों, 21 है 1 2 3 और 4 बार। ठीक है, उसके बाद मुझे 25 दिख रहा है। अच्छा 19 हमने यहां पर भी था, एक हमारा मिस कर दिया क्या हमने,
एक 19, दो 19, तीन 19 और एक ये 4 बार 19 था बच्चों, तो 19 को हम लोग 4 बार कर दे रहे हैं। 25 मुझे दिख रहा है, 25 से छोटा कोई नंबर नहीं है ना, 25 से छोटा कोई नंबर नहीं है, और 25 एक बार ही मुझे दिख रहा है, एक बार ही दिख रहा है, देखिएगा 25 एक बार ही है, तो 25 के लिए हम लोग एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। अब इसके बाद फिर क्या है, 25 के बाद, 25 के बाद बच्चों देखिए 33 तो मुझे दिख रहा है, 33 से भी छोटा नंबर कोई आपको दिख रहा है यहाँ पे, 33 से छोटा नंबर नहीं दिख रहा, 33 देखिए एक बार है, और 33 ये 2 बार है, 33 ये 3 बार है, तो 33 को 3 बार हम लोग 1 2 3 बार हमने कर लिया, ठीक है। उसके बाद 33 के बाद हम लोग क्या फाइंड करें, यहां पर तो ये सारे फिल हो गए हैं, 41 बचा है, 40 बचा है, इसमें भी सारे फिल हो गए, ये बचा है, इधर 41 है, 39 है, तो 39 से तो छोटा नंबर है, 39 एक बार, और कहीं 39 दिख रहा है बच्चों, 39 39 39 नहीं दिखा, 39 एक ही बार, तो 39 एक बार है। उसके बाद हमें दिखा था 40 ये एक बार है, और तो 40 नहीं है, तो 40 भी एक बार है बच्चों। और अगला हमारा 41 है, 41 देखिए एक बार, 2 बार, ये रो तो पूरा कंप्लीट हो गया, ये रो भी पूरा कंप्लीट हो गया, तो 41 2 बार मिल चुका, 41 3 बार मिल चुका है, 3 बार 41, 1 2 3। अब जरा ऐड करिए कितने मिल गए टोटल, 2 2 4 5 6, 6 4 10, 3 13, 4 17, 21 22, 22 और 3 25, 26 27 और 30, ये टोटल जो है हमें 30 टाइम्स मिल चुका है, ठीक है। ऑलराइट, देखिए मार्क्स हमने सिर्फ वही लिखे जो मार्क्स आए हैं, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि भाई 17 नंबर जो 3 स्टूडेंट्स को मिले हैं, ऑलराइट, 12 नंबर जो 4 स्टूडेंट्स को मिले। अच्छा, ये तो मैक्सिमम तो 4 मिला, अगर 5 मिलता तो बच्चों आप सोच रहे हो कि ऐसे 1 2 3 4 5 बार लिखना, नहीं, 5 मिलने पर क्या है कि पांचवा जो है वो हम लोग 4 लिखने के बाद इसको यहां से यहां तक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये 5, ठीक है। उसके बाद फिर आपने देखिए 1 2 3 4, ये 5 हो गया, फिर 6 के लिए फिर से यहां से शुरू करेंगे, 6 7 8 9 और ये 10, फिर 11 12 13 14 और ये 15, क्लियर है। तो ऐसे लिखना है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग नोट भी कर सके बाद में, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5, ठीक है। और अगर 8 लिखना हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर है। चलिए, इससे क्या हो रहा है कि मुझे ये डायरेक्ट दिख रहा है, ये 5 है 5 है 5, ठीक है, ऑलराइट। चलिए इसको आगे देखते हैं बच्चों। अब इसमें अगला जो मुझे ऐड करना है वो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या ऐड करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और ये जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है बच्चों, इसे हम लोग फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी देखिए क्या बता रहा है, 1 मार्क्स लाने वाले कितने सारे स्टूडेंट्स हैं वो फ्रीक्वेंसी। 2 बार 2 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 1 लाया है, तो 1 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 मार्क्स इज 2, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 मार्क्स इज 2। 5 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी भी 2 है क्योंकि 2 स्टूडेंट्स ने 5 स्कोर किए। 8 की और 10 की फ्रीक्वेंसी 1 है क्योंकि एक स्टूडेंट नहीं स्कोर किया है। 12 की फ्रीक्वेंसी 4 है, 17 की फ्रीक्वेंसी 3 है, फिर 19 की फ्रीक्वेंसी 4 है, 21 की फ्रीक्वेंसी 4 है, 25 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 33 की फ्रीक्वेंसी 3 है, 39 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 40 की फ्रीक्वेंसी 1 है और 41 की फ्रीक्वेंसी 3 है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब कि ये जो डेटा है वो कितनी बार इस पूरे डेटा में रिपीट हो रही है। नंबर, कोई भी एक नंबर एक गिवन डेटा में कितनी बार रिपीट हो रहा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो हमने यहां पर फ्रीक्वेंसी लिख लिया,
क्लियर है बात? ठीक है, ऑलराइट। चलिए, तो ये तो बच्चों हमने सीख लिया इस तरीके से हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या कहा बच्चों हमने इसको कहा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहां हमने फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया है, और यहां पर लेकिन देखिए अलग अलग करके हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसीलिए इसको हम लोग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे बच्चों इसे हम लोग? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, चलिए बच्चों इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखा है। डिस्क्रीट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हर नंबर के लिए हम अलग से टैली करके फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, राइट? कि 1 मार्क्स कितने सारे स्टूडेंट्स को आए हैं, 5 मार्क्स कितने सारे स्टूडेंट्स को आए हैं, 8 मार्क्स कितने सारे स्टूडेंट्स को आए, 10 कितनों को आए, 12 कितनों को आए, 17 कितनों को आए, 19 कितनों को आए। हर नंबर के लिए अलग अलग हम लोग देख रहे थे। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? डिस्क्रीट की जगह हम लोग कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे बच्चों? कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ग्रुप्ड क्यों? क्योंकि हमें ग्रुप बनाने जा रहे हैं। क्योंकि जैसे आप क्लास में 5-5 बच्चों का आप लोग ऐसे ग्रुप बना लेते हैं ना, उसी तरीके से हम लोग एक ग्रुप बनाने जा रहे हैं। इसे हम लोग कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या फिर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। ठीक है, देखिए सबसे मिनिमम मार्क्स हम लोग जान चुके हैं कि 1 नंबर है और मैक्सिमम 41 है। हम क्या करने जा रहे हैं कि ये जो मार्क्स है उसको ना ग्रुप में हम लोग कन्फाइन करने जा रहे हैं। जैसे मैं 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक जिन स्टूडेंट्स का आया है उन्हें एक ग्रुप में रखूंगा, और 11 नंबर से 20 नंबर तक जितने स्टूडेंट्स का आया है उन्हें एक ग्रुप में रखा जाएगा। जिन बच्चों का 21 से 30 तक आया है उन्हें एक ग्रुप में रखा जाएगा। जिनका 31 से 40 तक आया है उन्हें एक ग्रुप में, और जिनका 41 से 50 तक आया है उन्हें एक ग्रुप में रखा जाएगा। ठीक है, तो 1 से लेकर 10 तक के मार्क्स कितने बच्चों को आए हैं जरा देखते हैं। देखिए 1, 2, उसके बाद 3, 4, ठीक है, 5, और इधर कोई नहीं, 5, 5, 1, 6। कितने बच्चों का है बच्चों? 6 बच्चों को। तो कैसे टैली करेंगे हम लोग? 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6। ठीक है, 6 स्टूडेंट्स। क्लियर है? अब 11 से 20 कितनों को आया इसको देखते हैं जरा। तो देखिए 1, ठीक है, ये है। चलिए ऐसे देखते हैं, 1, 2, 3, उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बच्चों को आया। ठीक है बच्चों, 11 लोगों को आया। तो 11 बच्चों को आया, तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 1। कितना हो गया बच्चों? 11 बच्चों को आया है। 21 से 30 देखते हैं। 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5 लोगों को आया। तो इसको लिखेंगे 1, 2, 3, 4 और 1, 5। बात समझ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, उसके बाद 31 से 40 की बात करते हैं।
तो 1 2 3 4 5 5 लोगों को यहां भी आया बच्चों। 1 2 3 4 और एक 5। ठीक है, और बाकी 41 से 50 तो 1 2 3 दैट्स इट। ये हो गया 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से अगर आप डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, अरेंज करते हैं, तो इसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस या फिर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहेंगे। यहां पर आप बता सकते हैं कि 1 से लेकर 10 तक के बीच में कितने बच्चों ने स्कोर किया है, या 31 से 40 के बीच में कितने बच्चों ने स्कोर किया है, एंड सो ऑन। क्लियर है ये बात समझ आ रही है? चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, इतनी सारी चीजें तो आप लोगों ने सीखी, लेकिन एक सवाल मन में उठ सकता है आपके कि यार अगर किसी बच्चे को 10.5 मार्क्स आते हैं, 10.5 मार्क्स भी तो आते हैं ना, 10.5 मार्क्स आते हैं, तब वो कौन से ग्रुप में होगा? यहां पर तो 1 से 10 है, और फिर ये 11 से 20, 10.5 तो यहां है नहीं, या 20.5 30.5 40.5 ये स्कोर बच्चों को आते हैं, तब उन्हें कौन से ग्रुप में रखा जाए? क्योंकि उसके लिए तो कोई ग्रुप बना ही नहीं है। तो इसका जो जवाब है वो हम लोग अगले लेक्चर में ढूंढेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग करेंगे। तब तक यहां तक जो आपने किए, देखिए इसी पे बेस सवाल करना है हमें। ये अगर आपको समझ में आया तभी आप सवाल कर पाएंगे, वरना आपसे सवाल नहीं होंगे। तो इसको एक बार जो आपने नोट किया है उसको अच्छे से पढ़िएगा। कहीं कोई डाउट हुआ एक बार फिर से इस लेक्चर को ऑन करके और आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। अच्छा, जब तक समझ में नहीं है तो छोड़ना नहीं है इस लेक्चर को, ये बेहद इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। इसको आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया है, पढ़ाई जरूर करिएगा, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय।